हेलो एवरीवन, हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं। जिस पिछले क्लास में हम लोगों ने गैस की पूरी एनर्जी लिखना सीखा। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं गैस की इंटरनल एनर्जी को NCVT या PV अपान गामा -1। ये पिछले क्लास में पढ़ा हम लोगों ने। तो प्लस एक और पढ़े हम लोग, दो गैसेज अगर मिला देते हैं, दो से अधिक गैस मिलाते हैं तो उनका इक्विवेलेंट CV मैक्स होगा N1 CV1 N2 CV2 एंड सो ऑन अपान N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। ऐसा CV मिक्स भी पढ़े हम लोग। इस पे हम लोग एक छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन भी किए थे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आज का करते हैं, लिखे तो कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए पॉलीएटॉमिक गैस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए पॉलीएटॉमिक गैस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए पॉलीएटॉमिक गैस should be mixed with 2 moles of a monoatomic gas, should be mixed with a monoatomic gas such that the mixture behaves as a diatomic gas. Mixture behaves as a diatomic gas. क्या लिखा आपने? हाउ मेनी मोल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस शुड बी मिक्स्ड विथ 2 moles of monoatomic gas such that mixture behaves as a diatomic gas. कीजिए तो एक बार अपने से ट्राई कीजिए, तो फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ट्राई कीजिए सब लोग, पॉज कीजिए यहाँ पर और सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन है कि हम आपके लिए करते हैं कि 2 मोल्स आपके पास मोनोएटॉमिक गैस है, इसमें N मोल्स हम लोग मान लीजिए मिलाते हैं पॉलीएटॉमिक गैस। कहा कि मिक्सचर जो है कैसा बन जाए, डाईएटॉमिक बन जाए। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। डाईएटॉमिक का CV कितना होता है? तो डाईएटॉमिक का 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन 5 लेते हैं हम लोग, इसलिए हो जाएगा उसका कितना, Φ/2R, F/2R इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ मोनो कितना, 3/2R। और मान N मोल्स ऑफ पॉली कितना लेना है, तो 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन 6 ले लेना है, 6/2R दैट इज 3R अपान 2 प्लस N, N1 प्लस N2। यहाँ से हम लोग N निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये ऊपर हो गया 6R हो गया, ये वाला 6R अपान 2 प्लस N, सॉरी N भी तो है यहाँ पर। तो R कैंसिल कर लेते हैं, चलिए R कैंसिल कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका इधर हो जाएगा 10 प्लस 5N, 10 प्लस 5N इज इक्वल, इधर गया 6 प्लस 6N। ठीक है सर, तो इसको इधर ले जाए तो हो जाएगा N इज इक्वल टू 4। 6N में से 5N हो गया और 10 में से 6 गया 4, आंसर इज 4। सो 4 मोल्स अगर मिलाएंगे तो मिक्सचर जो है डाईएटॉमिक जैसा हो जाएगा। ऐसे करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
लिखा जाए कि लिखे कि इफ 60% of hydrogen molecules 60% of hydrogen molecules dissociate into atoms. 60% of hydrogen molecules dissociate into atoms, then find the new CV, of the gas mixture, ठीक है, चलिए फिर से ट्राई कीजिए सब लोग। तो उम्मीद करते हैं सब लोगों ने पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा। नहीं किया तो फिर से पॉज कीजिए, सॉल्व जरूर कीजिए। एक बिकॉज ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, बट जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको समस्या समझ में आती है। हो गया तो आप सीख जाते हैं, नहीं भी हुआ तो समस्या को कैसे सर समझा रहे हैं आप सीखते हैं। छोड़ने सिर्फ मेरे ऐसे लेक्चर देखने से आप नहीं सीख सकते, ध्यान रखें। चलिए मैं अपना काम करूँ। आपको कहा कि 60% के जो H2 मॉलिक्यूल्स है वो H एटम्स बन गए, यानी 40% अभी भी उसमें H2 है नहीं। जैसे अगर हम N ले लें, N मोल्स अगर हमारे पास शुरू में H2 का होता अगर, तो 0.6 N मोल्स H2 टूट के बन गए H एटम्स। तो कितने बनेंगे? 1.2 H एटम्स बनेंगे, क्योंकि H2 जब टूटेगा तो एक एटम, एक मॉलिक्यूल से 2 एटम बनेगा। तो इसे डबल करेंगे इतना हो जाएगा, और अभी भी उसके अंदर 0.4 मोल्स H2 है। तो हमारे पास एक गैस फॉर्म ये हो गया और एक गैस फॉर्म ये हो गया, और हमको CV का मिक्स निकालना है। तो लिखते हैं ये 0.4 N H2 डाइटोमिक गैस हो गई, तो हो जाएगा कितना? 0.4 N इंटू डाइटोमिक हो गया 5/2R प्लस 1.2 N एटम्स है, तो वो हो गया 1.2 N मोनोटॉमिक 3/2R अपान टोटल मोल्स। टोटल मोल्स हो गया 0.4 N यहाँ हो गया प्लस 1.2 N यहाँ हो गया। जिसको हम लोग सॉल्व कर देंगे हमको नया से भी मिल जाएगा। कर दिया जाए, N से सभी जगह से N कैंसिल कर दिया हमने, 0.4 से कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, 0.4 खत्म हो गया तो हो गया 5/2R प्लस ये 0.3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0.4 है तो 3 हो जाएगा, तो 3 3 9/2R अपान 0.4 का 1 हो गया और ये हो गया 3, 0.4 से कैंसिल करा दिए। तो सर ये हो गया 9 5 हो गया 14R अपान 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी हो गया कितना? 7R/4। तो जो नया मिक्सचर हुआ उसका ये CV हो गया। ऐसे करेंगे तो इस फॉर्मूले का ऐसा यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब हम किसी गैस की एनर्जी लिखना सीख गए तो आपसे जैसा बात हुआ था कि आगे हम पढ़ेंगे कि इस एनर्जी में कैसे चेंज लाया जा सकता है। अगर हम किसी गैस को एनर्जी देते हैं तो इस एनर्जी में कैसे चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, या गैस में से एनर्जी निकालते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम लोग की अगली पढ़ाई है। लेकिन आप जानते हैं गैस जो सिस्टम है वो
उसको डिफाइन करने के लिए गैस का तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बहुत सारा फैक्टर्स है। तो जब हीट हम लेन देन करेंगे ना, तो सिर्फ एनर्जी में ही चेंज नहीं होगा, इस सब में चेंज आएगा। टेम्परेचर बढ़ गया, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ये सब बात करना होगा। इसलिए हमको एनर्जी का जब एक्सचेंज होगा तो हमको सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा, है ना। इसी की पूरी पढ़ाई है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। मतलब क्या चीज़ पढ़ाई हुआ? तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई हुआ कि किसी गैस की इंटरनल एनर्जी को हम चेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर पड़ता है ना। ये सब पढ़ाई हो गया। तो इसका एक्चुअली क्या हुआ, क्या चीज़ का पढ़ाई हुआ? ये स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ ए गैस सिस्टम and its effect on state of gas. किसी गैस को हम एनर्जी देते हैं, एक्सचेंज मतलब लेन देन दोनों करेंगे, तो इससे गैस के स्टेट में क्या क्या चेंज आता है, इसकी पढ़ाई को हम कहते हैं दिस इज थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स चेंज होना, चेंज, और हीट के लेन देन से चेंज हो रहा है, इसलिए नाम रखा गया है कि हीट के लेन देन से जो चेंज आता है उसके स्टेट में उसकी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स है। तो इससे पहले कि हम एक्सचेंज कितना होगा जाने पहले, और उससे असर हमको उनके स्टेट पे होना जाने, तो पहले तो जाने कि स्टेट में क्या क्या होता है, क्या क्या चेंज होता है, पहले ही जान ले। और तब ना पढ़ेंगे कितना चेंज हुआ, तो क्या चेंज होता है पहले ये पढ़ा जाए। तो हम लोग पहले स्टेट डिफाइन करने जा रहे हैं कि किसी गैस को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। स्टेट का मतलब होता है कि गैस को डिफाइन करने के लिए जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़े उनकी सारी वैल्यू पता हो तो कहेंगे इस सारी वैल्यू से ये डिफाइन है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हो, 2D प्लेन है, 2D प्लेन मैथ में, तो किसी पॉइंट को अगर वेल डिफाइन करना चाहते तो आप क्या चाहते हैं कि एक्सिस सिस्टम बना हो और उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट बना हो, तो आप उस पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं। लेकिन उस पॉइंट का अगर हम आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बताएं, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बता दिया, बताओ कहाँ है, तो नहीं बता सकते आपको। बट अगर एक्स वाई दोनों बता दिया तो फिर आपको पॉइंट फिक्स हो गया कि वो यहीं पर रहेगा। इसी तरीके से गैस को एग्जैक्ट डिफाइन करने के लिए जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगा उन्हीं को हम उसका स्टेट से डिफाइन करेंगे, उनको स्टेट फंक्शन कहते हैं हम लोग, है ना। एक स्टेट वेरिएबल होगा, जो चीज़ें बदल दे उसको स्टेट वेरिएबल कहते हैं। इन वेरिएबल से मिला के जो रिलेशंस होंगे उनको हम स्टेट फंक्शंस कहेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल ऑफ एन आइडियल गैस। स्टेट वेरिएबल्स ऑफ एन आइडियल गैस का मतलब वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं गैस की जिनकी हमको जानकारी चाहिए गैस का बारे में जानने के लिए। तो लिखा जाए क्या होना चाहिए, यहाँ लिखा जाए क्या होता है, लिखा जाए दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are necessary to define those physical quantities which are necessary to define the exact physical state
the exact physical state of a gas, the exact physical state of a gas are called state variables, are called state variables. ठीक है, अब कौन होती हैं, एग्जाम्पल इसमें कौन कौन होती हैं, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड इट्स कॉम्पोजिशन. इतना तो चाहिए ही. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड इट्स कॉम्पोजिशन. जैसे पी वी टी और मास लिख दीजिए, मतलब मोल लिख दीजिए, तो भी सही नहीं है. ये कॉम्पोजिशन का पता होना जरूरी है. इसमें से कोई भी एक होगा तो दूसरे में दिक्कत हो जाएगी. इतना कम से कम चाहिए. इसके बाद भी होती हैं, लेकिन उनको हम इनसे डिराइव कर सकते हैं. जैसे मेरा कहना है कि आप मैथ में पढ़ते हो, लाइन, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो, तो स्ट्रेट लाइन का हम अगर 2 पॉइंट बना दिए, यहाँ ये दोनों पॉइंट बना दिए, तो बस अब दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिए, तो फिर और किसी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उससे आप सब कुछ कर सकते हैं. जैसे कोई कहे कि सर हम 2 पॉइंट दिया और स्लोप दिया, तो ठीक है आपने स्लोप दिया, बट स्लोप आपके लिए इंडिपेंडेंट नहीं है. आप नहीं भी देते तो हम निकाल सकते थे. समझने बात. तो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा बातें हो सकती हैं जिनको हमको जरूरत नहीं पड़े, उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. मतलब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे ना दे हम निकाल भी लेंगे, डिराइव कर लेंगे, डिराइव वेरिएबल्स हो गई. बट जिनको मस्ट है जानना, वो तो वो ये है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता हो, मास एंड इट्स कॉम्पोजिशन. जैसे मोल दे दिया आपने और कहा कॉम्पोजिशन नहीं बताया, तो लफड़ा हो सकता है. जैसे मान लीजिए जिस हम जहाँ पे खड़े होकर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इस रूम का एक वॉल्यूम है V हो गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T हो गया, तो और प्रेशर, यहाँ गैस का प्रेशर भी कुछ P हो गया. तीनों चीज़ पता चल गया. और इसे मोल्स पता है, किसमें 10 मोल्स है ऑक्सीजन के. इस समय यहाँ पे 10 मोल ऑक्सीजन है. तो इसमें 10 मोल ऑक्सीजन है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब दे दिया. अब एकदम सेम ऐसा ही एक रूम और हो कहीं पर दूसरा, वॉल्यूम सेम हो, सब कुछ सेम हो, बट उसमें 10 मोल हाइड्रोजन हो. वॉल्यूम सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह वहाँ पे हाइड्रोजन हो. मोल भी सेम हो, 10 मोल यहाँ, 10 मोल वहाँ. तो कोई अगर देख के बताना चाहे कि, तो वो अगर इंस्ट्रूमेंट्स ले आएगा तो कहेगा दोनों में एक ही गैस है. जैसे वो लाएगा प्रेशर नापने के लिए कुछ मैनोमीटर, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी. एन सेम है, वी सेम है, आर सेम है, ये टी सेम है, तो पी इसमें भी वही होगा, वहाँ भी होगा. पी वी इक्वल टू एन आर टी जब यूज करते हैं तो एन जो है वो कौन सी गैस है इस पर निर्भर नहीं करता. 10 मोल हाइड्रोजन, 10 मोल ऑक्सीजन हो, एक रूम में 10 मोल ऑक्सीजन है, 10 मोल हाइड्रोजन है, दोनों में प्रेशर सेम आएगा. तो जो प्रेशर नापेगा तो कहेगा दोनों में सेम गैस है, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों अलग अलग गैस है. इसीलिए सिर्फ मोल्स कहने से नहीं होगा, वो मोल्स में क्या क्या गैसेस है ये भी बताना ज़रूरी है. इसलिए कॉम्पोजिशन भी चाहिए. तो ये चीज़ें होती हैं जो ज़रूर चाहिए. और हम डिराइव कर सकते हैं कुछ. डिराइव मतलब एक्स्ट्रा कुछ लिख लेते हैं. जैसे सम मोर, जैसे ये एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, बिकॉज NCVT ये भी यूनिक होगा. दूसरा एक पढ़ाई है एंट्रोपी. एंट्रोपी है, थोड़ा बहुत हम भी आपको बताएंगे आगे. एंट्रोपी भी इसके बारे में अभी बात नहीं होगा, आगे चल के बात होगा. केमिस्ट्री वाले में सर ना आपको ज़्यादा और डिटेल पढ़ाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री में. ये भी दोनों स्टेट वेरिएबल्स होती हैं. अभी इस पर आप गौर ना करें. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, कॉम्पोजिशन और इंटरनल एनर्जी, इसके लेकर हम आगे बढ़ते हैं. ये हो गए स्टेट वेरिएबल्स. अब स्टेट एक होता है स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन मतलब क्या,
वेरिएबल के मिल के जो रिलेशन बनता है दैट इज रिलेशन नोन एज फंक्शन, जैसे PV इक्वल टू nRT, इन सभी आपस में एक संबंध हो गया। तो स्टेट फंक्शन मतलब कि उस स्टेट को डिफाइन करने वाला जो रिलेशन से आपस में दैट इज नोन एज स्टेट फंक्शन PV इक्वल टू nRT। अब जानते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बहस करने की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम किसी गैस को, जब हम उसमें एनर्जी का लेन देन करते हैं तो उसमें यही चीज़ बदलती है, इन्हीं में बदलाव आता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सब बदल जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है, कुछ एक बदल सकता है या कई बदल सकते हैं, कोई कुछ ना बदले, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि इस रूम में है, वॉल्स रिजिड हैं, आपने एनर्जी इसमें दे दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, लेकिन दीवारें इसकी फिक्स हैं इसलिए वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि जब हम किसी को एनर्जी देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ क्वांटिटीज बदलेंगी, कुछ नहीं बदलेंगी, और वही वैरायटी बनेगा। वही बनेगा कि इस चेंज में क्या कांस्टेंट था, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो हीट का लेन देन करके हम एनर्जी बदलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो लिख रहे हो हम लोग, पहले तो लिख रहे हैं, लिखा जाए, देखिए आप नोट कीजिए, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस कैन बी चेंज्ड, कैन बी वैरिड, लिखिए, internal energy of a gas can be varied, can be varied, can be varied using following two methods, using following two methods। दो तरीका से किसी एनर्जी बदल सकते हैं। पहला, एक्सचेंज ऑफ हीट, बाहर से हीट लेन देन करें, और दूसरा वर्क डन बाय सराउंडिंग। जो गैस के जो सराउंडिंग, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, उससे हम वर्क करके भी कर सकते हैं। जैसे हमने उसको कंप्रेस कर दिया, वर्क हमने पॉजिटिव काम किया तो हमने उस पर एनर्जी दे दी। तो दोनों तरीका से हीट या वर्क से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम ये एक्सचेंज करेंगे, हीट का लेन देन करेंगे, तो उसके अंदर जो चेंजेज आएंगे, या अब जैसे एक्सचेंज ऑफ हीट है, तो आपने कह दिया कि एक्सचेंज ऑफ हीट कर दिया और हमने एनर्जी बदल दिया, ये इतना सिंपल बात नहीं। अभी आपसे बात हुआ ना कि हीट देंगे तो इसमें से कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी बताना होगा कि हीट हमने दिया तो क्या शर्त रहा, क्या बदलने नहीं दिए, क्या बदलने दिए, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस, तरीका, कि हीट देने से क्या चीज़ में कैसे चेंज हो रहा है, ये तरीका जो पता है इसको बोलते हैं प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि किसी गैस का इंटरनल जो बदलने के जो तरीके हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लिख दिया जाए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लिखा जाए। मेथड्स ऑफ changing the internal energy of a gas system, methods of changing the internal energy of a gas system। किसी गैस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करने वाले तरीकों को ही हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट से और वर्क से, ठीक बात। इससे पहले कि हम ये सब तरीके पढ़ना चालू करें, एक बात और जान लें कि ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं। ये दोनों ही ये दो तरीके हैं, बट इनका करने का ढंग दो होता है। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिखा जाए देयर
there are two groups of thermodynamic processes. There are two groups of thermodynamic processes. कौन कौन? पहला रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब पहले समझेंगे. रिवर्सिबल समझेंगे, अपने से इरिवर्सिबल समझ में आ जाएगा. जैसा कि नाम है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि उसको वापस से किया जा सके. जैसे हमने कोई चेंज किया तो उसी को फिर वापस जाके हम वापस जहाँ थे वहीं चले आए. इफ़ इट कैन बी रिवर्स्ड देन सच ए प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस. जैसे क्या होगा, इस रूम का जो गैस है उसका एक थर्मोडायनेमिक स्टेट है यहाँ पर, जैसे कि एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम है, एक टेम्परेचर है. अब बाहर से इसमें इसमें हीट देना चालू करें, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. तो बढ़ाते बढ़ाते हमने 10 डिग्री टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, एक प्रोसेस हुआ. अब अगर हम इसमें से हीट लेना चालू करें वापस, तो फिर ये घट के उसी टेम्परेचर पे आ जाए, वही प्रेशर मिल जाए, तो कहेंगे ये जो प्रोसेस हुआ वो रिवर्सिबल हुआ. दिए तो बढ़ा और लिए तो वापस वहीं आ गया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया. बट व्हाट इज द इशू? क्यों इतना पढ़ा जा रहा है? तो होना ही चाहिए. मैं दिए तो हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, और हीट ले लिया तो टेम्परेचर घट गया. ऐसा तो होना ही चाहिए. ये अलग से क्यों पढ़ा जाता है? तो ये बड़ा मुश्किल बात है. मैं आपको एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं कह दूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेसेज आर आइडियल प्रोसेसेस. मतलब ऐसा कभी नहीं होता है. रिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में होता ही नहीं है. वो हम लोग देखते हैं कैसे नहीं होता है. मुझे एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक लाइन बहुत अच्छा लगता है. लिखा है उन्होंने एनसीईआरटी में कि ऑल द नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, and if you find some reversible process, it should be an exception. क्या मतलब? नेचुरली अपने से होने वाले जितने प्रोसेस एनर्जी के चल रहे हैं, एनर्जी के एक्सचेंज के जो प्रोसेस यहाँ चल रहे हैं, they all are irreversible. And if you find some reversible process, अगर आप ऐसा कहते कि हाँ है, तो we will say that they are exceptions. मतलब होना नहीं चाहिए. लॉ भी कहता कि नहीं होना चाहिए. जैसे क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्सिबल मतलब क्या हुआ? जैसे आप घर में मान लीजिए चावल पका रहे, पानी चावल डाल दिया, पक रहा है, तो नीचे से ओवन से हीट दिया, वो चावल पक गया. अब रिवर्सिबल करना चाहते मतलब उसको ले जाकर फ्रिज में रख दिया, हीट निकाल रहे उसमें से, तो क्या वापस से वही पानी या वही चावल के दाने मिल जाएंगे आपको? हीट दिए तो कुछ हुआ, क्या वापस लेने से वापस वो होगा? नहीं होगा. और ऐसा दुनिया में कुछ भी देख लीजिए जो जिसमें एनर्जी एक तरफ चली गई तो वापस उसी फॉर्म में नहीं आती है ना. इसीलिए जो ऐसे प्रोसेस जो चल रहे हैं, दे ऑल आर क्या? इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल प्रोसेस आर आइडियल प्रोसेसेस. ऐसा होता है, ऐसा मानना पड़ेगा आपको. अब मैं तो ऐसा चावल की बात कर लिया, अपने यहाँ की पढ़ाई की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं. जैसे ये रूम है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है. यहाँ पर वॉल्यूम V है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ प्रेशर P है. अब ये जो बोर्ड है, इसको हम जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम 30 करना चाहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं. तो इस बोर्ड के या इस दीवार जो दिख रही है, दीवार के पीछे हमने पीछे में हीटर लगा दिया. इसमें तो हीटर नहीं लगा सकते, तो सिस्टम का पार्ट हो जाएगा. ये तो हमारा गैस एक सिस्टम हो गया, डिफाइन हो गया, इस सिस्टम है. और इस गैस के बाहर पूरी सराउंडिंग है. पूरे यूनिवर्स को हम दो भाग बांट सकते हैं. एक सिस्टम, ये एक सिस्टम हो गया, इसके अलावा जो बचा सब इसका सराउंडिंग हो गया. तो ये सिस्टम और सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स हो गया पूरा. तो हम
बाहर से हीट लेना चाहते ताकि इसका टेम्परेचर बढ़े, तो इस दीवार के पीछे हमने हीटर लगा दिया और उसको गर्म करना चालू कर दिया। अभी टेम्परेचर सब जगह 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, ध्यान समझिए तो आपको लगेगा हाँ बात तो सही है। इस दीवार के बगल में यहाँ जो गैस होगी, यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स है, ये पहले गर्म होंगे। तो क्या पीछे वाले पार्टिकल भी इतने से गर्म हो गए होंगे? अभी नहीं गर्म होंगे। यहाँ के पार्टिकल पहले गर्म होंगे, ये कन्वेक्शन होगा, इनका आगे बढ़ेंगे, जाके वहाँ जाएंगे, तब जाके वो गर्म होंगे। जब आप हीटिंग कर रहे होंगे तो यहाँ टेम्परेचर अलग होगा, उधर टेम्परेचर अलग होगा, उधर टेम्परेचर अलग होगा, उधर टेम्परेचर अलग होगा। सो कहता है कि सर जब आप इस प्रोसेस से जो हीट आप ले रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है कि आप इस गैस का टेम्परेचर ही नहीं बता पाएंगे। गैस का टेम्परेचर बढ़ाने का बताने का मतलब क्या, गैस के हर एक कोने कोने में हर जगह प्रेशर के टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, तब ना गैस डिफाइंड है। आप गैस के एक प्रेशर बता सकें, एक टेम्परेचर बता सकें, तब कहेंगे ये गैस ऐसी है। तो आपने तो इसका सिस्टम ही डिस्टर्ब कर दिया। वो छोड़िए, अब आप रिवर्ट करना चालू करिए। ये दीवार को ठंडा, पीछे में कुछ कूलर एसी लगा दे, दीवार को ठंडा कर रहे ताकि इसमें से हीट बह के दीवार में से वापस चली जाए। किसी विधि से हम हीट निकाल रहे, तो क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा। यहाँ का गैस जल्दी ठंड, जो ये दीवार के पास का जो गैस हो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और उधर कोने कोने में गैस ठंडा ही नहीं होगा। तो मान लीजिए आपने एक्स अमाउंट ऑफ हीट दिया था और टेम्परेचर सब अलग अलग हो गया। अगर आप एक्स अमाउंट ऑफ हीट विड्रॉ भी कर लिए तो भी आप क्या सब जगह टेम्परेचर सेम कर पाइएगा? अब तो दीवार के पास ही ठंडा हो जाएगा, उधर गर्म हो जाएगा। तो इस हीट देने से पहले जैसी स्टेट थी गैस की, क्या हीट निकाल देने के बाद भी वैसे ही रह गया? नहीं, पूरा डिस्टर्ब हो गया। सो आपने हीट दिया, हीट निकाल दिया, तो शुरुआत में जो गैस का स्टेट था फाइनल नहीं रहा, इसलिए रिवर्सिबल नहीं हुआ, मतलब जाके वहीं नहीं चले आए, रिवर्सिबल नहीं हुआ। और होता तो ऐसे ही है, गर्म तो हम कुछ को ऐसे ही करते हैं। इसलिए जो ये नेचुरली जो हम लोग जो प्रोसेसेस हैं हीट देने के करने के, दे ऑल आर नॉट रिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना आइडियल प्रोसेस। ओके, सो लेट अस विश कि अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो क्या क्या शर्त होना चाहिए, क्या क्या होगा तो हम कहेंगे भाई ठीक है अभी रिवर्सिबल हो गया। हम जानते हैं आइडियल है तो ऐसा होगा नहीं, बट हम विश तो कर सकते हैं कि आइडियल स्प्रिंग है तो क्या मासलेस होना चाहिए, हम जानते नहीं, बट कह सकते अगर ऐसा होता तो मैं कहता कि ये आइडियल स्प्रिंग है। दे आर गोइंग टू डिफाइन द प्रोसेस। लिखा जाए कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस। ऐसा होता नहीं, देखते हैं। अब कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए? तो मैं पहले बता दूं, उस जो लिखने जा रहा हूं कि प्रोसेस रिवर्सिबल कब होगा, उसका डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। पहले देख लेते हैं कि क्या आपको लिखवाने जा रहे हैं। कहता है कि इस रूम में आपको हीट देना 20 से 30 डिग्री करना है, तो भले वो संभव ना हो, बट विश कीजिए कि आप ऐसा होगा तो मैं कह सकता हूँ। हम क्या चाहते हैं कि हीट आए तो पूरे रूम का एक साथ टेम्परेचर बढ़े, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 करते करते 30 हो। जब 25 हो तो हर कोने का, हर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 25 ही होना चाहिए। 30 हो तो सब जगह 30 हो जाए, नहीं और घटे तो फिर 30 29 तो सब जगह 29 हो जाए, 28 हो जाए, 25 हो जाए, तभी ना वो वापस स्टेट आएगा बालक। यानी जब ये हम हीट का एक्सचेंज कर रहे होंगे, जब ये प्रोसेस चला रहे होंगे, तो अगर हम ये इंश्योर कर पाए कि हर एक मोमेंट पर एक प्रेशर, एक टेम्परेचर, एक वॉल्यूम, एक एनर्जी अगर डिफाइन कर, यूनिक वैल्यू डिफाइन कर पाए, तब जाके अगर प्रोसेस वो है तो रिवर्सिबल हो सकता है। जैसे जैसे गया वैसे वैसे वापस आ जाएगा। ऐसा होना संभव नहीं है, बट अगर ऐसा हुआ तभी जाके हम रिवर्सिबल मानेंगे, है ना। तो लिखा, इस बात को लिख लिया जाए। अब कैसे कर सकते हैं इसकी बात करेंगे हम लोग। प्रोसेस भी आइडियल होंगे, तरीके भी आइडियल होंगे, बट शर्त आइडियल, पहले हम कंडीशन लिख रहे हैं कैसा होगा तब जाके हम रिवर्सल करेंगे। फिर जो प्रोसेसेज हैं उनको कैसे करने से संभव वही बात किया जाएगा। लिखा जाए कि
इफ ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, रिवर्सल प्रोसेस का हम डिफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, रिवर्सल प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। इफ ड्यूरिंग ए प्रोसेस ऑल द स्टेट वेरिएबल्स, ये वाले, all the state variables of the gas system, all the state variables of the gas system, all the state variables of the gas system are uniquely defined, are uniquely defined at each and every stage, STAGE, each and every stage during the process. स्टेज मतलब बढ़ा रहे, घटा रहे, each and every stage during the process, then such a process is known as, reversible process. Then such a process is known as reversible process. ठीक सर, reversible process. लिख लिया सर, reversible process. तो ऐसा हो तो कर सकते हैं। अब लेकिन जानते हैं ये तो शर्त हुआ, लेकिन हम हीट देंगे तो ये लफड़ा समझ में आया कि जल्दी से हीट आए, जल्दी से यहाँ गर्म हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर हो जाएगा। तो हम शर्त भी लिखने जा रहे हैं कि आप तो एनर्जी ये दो ही तरीके से दीजिएगा, या तो आप बाहर से हीट दीजिएगा चाहे बाहर से वर्क कीजिएगा। तो इन दोनों पे हम शर्त पुट करने जा रहे हैं। भले वो संभव न हो कि आप जो हीट दीजिए तो ऐसे दीजिए, वर्क कीजिए तो ऐसे दीजिए, करिए, तब हमारा ये जो हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल होगा और डिफाइंड रहेगा। तो कहता क्या है, देखिए क्या होता है, हीट आता था तो यहाँ पे गर्म हो जाता, उधर ठंडा हो जाता था, और धीरे धीरे गैस धीरे धीरे उस कन्वेक्शन करके उधर भी एनर्जी को देती थी, हीट पहुँचाती थी, टेम्परेचर मेंटेन करती थी। तो क्या समस्या था कि ये जल्दी से गैस उधर नहीं जाती थी, लेकिन ऐसा हो, विश किया जाए, ऐसा हो कि यहाँ से एनर्जी हीट आया, एक बाइट आया और आराम से पहले फैल ले, सब जगह एनर्जी फैल जाए, टेम्परेचर थोड़ा सब जगह बढ़ जाए, तब दूसरा पार्ट आए, फिर वो आराम से फैले, तीसरा पार्ट है वो फैले, जल्दी से हीट ना आए। जल्दी से आया तो यहाँ जल्दी गर्म हो जाएगा, उधर ठंडा रह जाएगा। तो ऐसा विश किया जाए कि इतना स्लो, मतलब एक आए पूरा बटे तब दूसरा आए, यानी जो आने का रेट हो बहुत ही स्लो। तो अगर इसमें से हीट आने का रेट बहुत स्लो अगर इसमें हीट आए, तब इस तरह के प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं क्या, कि ऐसा करने से जो प्रोसेस होने वाला है वो प्रोसेस होने वाला है रिवर्सिबल। वर्क मतलब बहुत स्लो प्रोसेस हो। दूसरा वर्क करना है, वर्क कैसे करोगे वाला, जैसे ये बोर्ड हो गया, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स पे लगातार ऐसा हीट कर टकराते हैं, टकरा के फिर वापस आते हैं। वर्क करने के मतलब इस दीवार को हम आगे से बढ़ा दें, दीवार को कैसे बढ़ा दें, तो हम ये जो गैस है इसको तो फोर्स, इस पर फोर्स इधर लगाया हुआ है, ऐसा फोर्स लगाया हुआ, अंदर की तरफ फोर्स लगा हुआ है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हमको उल्टा इस पर दीवार पे ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज गैस तो इसको अपने से अभी अंदर ढकेल रही है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको इसको ऐसा फोर्स लगा के आगे बढ़ाना पड़ेगा ऐसा। तो हम फोर्स ऐसे लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट इधर कराएंगे, तो हम इस पर पॉजिटिव वर्क करेंगे। जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस पर पॉजिटिव वर्क होगा। या इस बोर्ड को हम दूर ले जाएं, बाहर ले जाएं, ये वॉल्यूम बढ़े, गैस का वॉल्यूम बढ़ता चले जाए, तो क्या होगा,
गैस इधर फोर्स लगाएगी, उधर ही चल रहा, तो गैस का पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर वर्क भी हो रहा है तो बोर्ड का जो मूवमेंट हो, जो हम चलाएं अंदर या बाहर, वो झटके से ना हो। झटके से क्या होगा, यहाँ का जो मॉलिक्यूल घूम रहा था उस पर झटके से चोट लगा बोर्ड से, तो इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। जैसे क्रिकेट बॉल में हो तो उधर से आप बहुत ज़ोर से मारे तो उसका मोमेंटम और बढ़ जाता है। और यहाँ पर यह ध्यान कीजिए, मोमेंटम बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ना, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर बढ़ना, √3RT/m, टी याद है आप, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अगर झटके से अंदर कर दीजिएगा तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उधर का तो नहीं, उधर मॉलिक्यूल तो टकराया नहीं, उसका बढ़ेगा, फिर वही हालत हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए, हीट आए वो भी बहुत स्लो आए और वर्क भी हो बहुत स्लो हो, तब शायद जाके, अगर ऐसा हो पाए तब जाके हमारा यूनिक वैल्यू डिफाइंड रहेगा और वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। अब इसका एक तो लिखता है कि ये कैसे हो सकता है कि बहुत स्लो हीट आए। अब जानते हैं दीवार के पीछे हीटर लगा, इधर गैस है और दीवार में से हीट को कंडक्ट होकर इस गैस में आना है, कंडक्शन होना है। तो कंडक्शन कैसे होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो हीटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रूम का कम होगा, तब नहीं बालक बह के आएगा हीट। लेकिन अगर हीट आप चाहते हो कि बहुत स्लो हो तो अंदर और बाहर का टेम्परेचर में जो डिफरेंस हो बहुत कम होना चाहिए। डेल्टा टी कम होगा तो बहुत रेट डिक्यूबिलिटी बहुत कम होगा। तो कहता है कि बहुत नेग्लिजिबली ज़्यादा हो, इस रूम के टेम्परेचर से बाहर हीटर का टेम्परेचर नेग्लिजिबली ज़्यादा हो तो बहुत ही स्लो हीट आएगा, है ना। और उसी तरीके से वर्क का भी है। गैस ने अगर इस बोर्ड पे फोर्स F लगाया है तो बाहर वाला आदमी भी F+dF लगाए, तब जब धीरे धीरे स्लो बढ़ेगा ही। तो इसका एक लफ्ज़ यूज करते हैं फिजिक्स में कि इफ़ दिस गैस सिस्टम रिमेन इन थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब ऑलमोस्ट नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो थर्मली और मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में रहते हुए हीट और वर्क अगर किया जा सके तो बहुत स्लो प्रोसेस होगा और वो शायद रिवर्सिबल हो सकता है। तो ऐसा होगा नहीं होगा बात ऐसा करें तो हम इसको रिवर्सिबल मानने को तैयार है। लिखा जाए कि इफ द process of change in internal energy, process of change in internal energy are very slow, then they may be assumed as reversible process. They may be assumed as reversible processes. उनको रिवर्सिबल प्रोसेस हम मान सकते हैं। फिर नीचे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, if the system remain in thermal and mechanical equilibrium with surrounding, then the process of exchange of heat and work done are very slow
are very slow and are known as quasi-static processes. And are known as quasi-static processes. क्वासी-स्टैटिक मतलब होता है ऑलमोस्ट स्टैटिक। ये लफ्ज है फिजिक्स का। इतना स्लो हो जैसा लग रहा है कि हो ही नहीं रहा है, स्टैटिक है, हो ही नहीं रहा है। तो क्वासी-स्टैटिक इज ऑलमोस्ट स्टैटिक प्रोसेसेस। ठीक है सर। तो ये शर्त हमारा हुआ कि बहुत स्लो हो, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस हो, तो उसको हम रिवर्सिबल मानने जा रहे हैं। और इरिवर्सिबल क्या हुआ तब? रिवर्सिबल हो गया तो अब हम क्यों पढ़ाएंगे इरिवर्सिबल क्या है? रिवर्सिबल ये है, बाकी इस दुनिया का सारा प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। अब हम लोग को फिजिक्स में सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपको थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस भी पढ़ाया जाएगा। हमारे फिजिक्स सिलेबस में सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। और हमको कहीं पर कोई क्वेश्चन होगा, उसमें हीट एक्सचेंज दिया कि इतना हीट दिया गया, इतना वर्क दिया गया, वो कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उसको रिवर्सिबल मान के ही पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोसेस का नाम वो कह देंगे कि इतना हीट दिया गया, तो आपको उनको रिवर्सिबल मान के ही पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग सारा अब जो भी पढ़ेंगे और रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। कैसे हीट दिया जाएगा, उसके अंदर क्या चेंज होगा, ये सब पढ़ेंगे। तो लिखा जाए, एक हेडिंग डाली, अब हम रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस एक नहीं कई होंगे, जिसमें कहीं प्रेशर को नहीं बदलेंगे, कहीं टेम्परेचर को नहीं बदलेंगे, कहीं वॉल्यूम को नहीं बदलेंगे। लिखा जाए सम known types of reversible processes. Some known types of reversible processes. कुछ नाम हैं और बाकी इनफिनिट तरीके के हो सकते हैं। हम लोग उसमें कुछ को जानते हैं, जैसे हम जितने स्टेट फंक्शन जानते हैं सबको कांस्टेंट के, ऐसा कि प्रेशर न बदलने दिया जाए, वॉल्यूम न बदलने दिया जाए, टेम्परेचर न बदलने दिया जाए, ऐसा सब जो जानते हैं। और अलावा फिर दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है कि प्रेशर वॉल्यूम न बदले, टेम्परेचर बदले, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। या हो सकता है प्रेशर डबल हो जाए, वॉल्यूम भी डबल हो जाए, ऐसा टेम्परेचर बदले, कुछ भी हो सकता है। तो वैरायटी हो सकती है, वो भी बात करेंगे आपको, जिनका कोई नाम नहीं होगा, सर दे देगा। पी कांस्टेंट अभी लिख रहे हैं तो प्रेशर कौन कल हुआ, PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी एक प्रोसेस हो गया। इसलिए इनफिनाइट टाइप होगा, कुछ के नाम है जो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग PV इक्वल P कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहे, इसका नाम होगा आइसो मतलब सेम, और बारीक प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस। ये हम पहला पढ़ते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। अब प्रोसेस पढ़ने का मतलब पहले डिसाइड कर लीजिए कि प्रोसेस पढ़ने मतलब क्या पढ़ेंगे आप। प्रोसेस पढ़ने क्या पढ़ेंगे? तो प्रोसेस ये क्या चीज़ का प्रोसेस है? तो हीट लेन देन का प्रोसेस है। तो क्या क्या पढ़िए कि सर प्रोसेस चलेगा तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कैसे बदलेगा, पहले तो ये बताइए। मैंने स्टेट फंक्शन कैसे बदलेंगे, कितना हीट दिया जाएगा बताइए, वर्क कितना किया जाएगा बताइए, हीट कैपेसिटी क्या होगा उस समय, ये सब बात कर सकते हैं हम लोग। कुछ ग्राफ बताइए कैसे प्रेशर वॉल्यूम बदल रहे हैं, इसमें ऐसा कर सकते हैं। तो जो बात पूछा जा सकता है सब हम लोग कर लेते हैं। प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी एक काम करते हैं, एक चीज़ गड़बड़ हो गया, यहाँ थोड़ा रोकना होगा, इसको होल्ड कीजिए सब लोग पहले।
एक अलग से नोट लिखिए, इसको करने से पहले एक अलग से नोट कीजिए। एक बात मिस कर गए हम, ये हेडिंग थोड़ा देर के लिए होल्ड है भाई, ये हेडिंग थोड़ा देर के लिए अभी होल्ड है, ये अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, नया चीज पढ़ रहे। एक बात आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या आ गया बालक, ये क्या मिस कर गए कि अभी बात हुआ आपसे कि इंटरनल एनर्जी बदलने के लिए हम हीट से बदल सकते हैं और इंटरनल एनर्जी भी चेंज कर बदल सकते हैं, वर्क से बदल सकते हैं। तो इनमें आपस में जो रिलेशन है तीनों में, उसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ। कोई गैस है हमारे पास, गैस सिस्टम है, ये गैस सिस्टम हो गया, इसका अपना कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, इसे पता है। बाहर से हम हीट का लेन देन कर सकते हैं, वर्क भी किया जा सकता है। तो इनमें आपस में इस हीट के देने से कितना बदलता है, इसका तो फॉर्मूला होना चाहिए। तो कहता है कि किसी गैस का इंटरनल एनर्जी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, पहले सोचिए। तो बाहर से एनर्जी देंगे तो एनर्जी बढ़ेगा ही ना, किसी को एनर्जी दे दिए उसका एनर्जी तो बढ़ेगा बालक, और बाहर से वर्क भी दे दीजिए तो भी बढ़ जाएगा। तो पहले ये तो हो गया कि हीट बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, तो समझ आता है। वर्क वाली जरी बात कर लीजिए। वर्क हम इंसान किसी पे अगर पॉजिटिव वर्क कर दें तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। कोई ब्लॉक उसको धक्का दे रहे हैं तो हम जिधर धक्का दे रहे हैं उधर ही चला रहे हैं, तो हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो वो ब्लॉक चलने लगे, उसकी एनर्जी बढ़ गई, हम थक जाते हैं। कोई पत्थर लेके हम लोग फेंके ऐसा, तो हम उस पर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कराते हैं, फोर्स लगा के डिस्प्लेस कराते हैं, तो उस पर हम पॉजिटिव काम करते हैं। पॉजिटिव काम इसलिए पत्थर में हाफ में उसका एनर्जी आ जाता है। सो अगर बाहर से पॉजिटिव काम किया जाए तो इसकी पॉजिटिव काम किया जाए मतलब इसको एनर्जी दिया जाए तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर ये काम करे जैसे हम काम करते हैं, हमने ब्लॉक को धक्का दिया तो ब्लॉक की तो एनर्जी बढ़ गई, बट हम थक गए, हमारी एनर्जी का लॉस हो गया। तो हम यहाँ पर अगर गैस की बात करें कि अगर गैस पॉजिटिव काम करे तो गैस की एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। जो भी पॉजिटिव काम करेगा उसका एनर्जी घटेगा और जिस पे किया जाए उसका बढ़ जाएगा। ब्लॉक को हम धक्का दिए तो हमने ब्लॉक पे पॉजिटिव काम किया तो ब्लॉक की एनर्जी बढ़ गई और हम थक गए। यानी एज ए सिस्टम अगर मैं पॉजिटिव काम करूँगा तो मेरी एनर्जी घटेगी। वैसे ही गैस अगर पॉजिटिव काम करती है तो इसका एनर्जी घटेगा। समझे बात? अब गैस पॉजिटिव काम कैसे कर सकती है? ये कैसे ऐसे फोर्स लगाती है, ऐसे वॉल से वैसे फोर्स गैस लगाती है बालक। तो बताओ कि गैस का वर्क पॉजिटिव कैसे हो सकता है? गैस पॉजिटिव वर्क कैसे कर सकती है पहले बताओ। तो जिधर हम फोर्स लगाएं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो तो हमारा वर्क पॉजिटिव होता है। तो जो गैस का फोर्स बाहर की तरफ लगा है, ये वॉल्स और बाहर जाए यानी गैस का वॉल्यूम बढ़े, तब गैस का वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर गैस ने पॉजिटिव वर्क किया तो गैस की एनर्जी घटेगी। समझ रहे बात? तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव if it expands। सही लगा आपको? अगर गैस एक्सपैंड, उसका वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो गैस पॉजिटिव काम करता है, और उल्टा भी, एंड वैसे वर्सा मतलब यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो गैस का वर्क नेगेटिव होगा। ठीक बात है। सो मान लीजिए कि गैस कुछ पॉजिटिव काम करती है तो इन डेल्टा यू के बारे में आप क्या बोलेंगे, एनर्जी के बारे में क्या बोलेंगे? कब बढ़ेगा? जब हम बाहर से इसको हीट दें। बाहर से हमने हीट दिया तो एनर्जी बढ़ेगी,
और इस गैस ने पॉजिटिव वर्क किया तो इसका एनर्जी घटेगा, तो घटा दें -W, जहाँ W क्या है सर? W है वर्क डन बाई गैस। ध्यान रहे, वर्क डन बाई गैस। अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है मतलब हमने बाहर से हीट दिया, यानी हम साइन में ध्यान दे लें, अगर हम हीट देंगे तो इसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। हीट अगर बाहर से आएगी तो उसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो अगर बाहर से हीट आती है तो ये डेल्टा क्यू बढ़ेगा, और अगर गैस का वर्क पॉजिटिव होता है तो एनर्जी घटेगी। तो इतना बढ़ा इतना घटा, तो नेट इतना बढ़ा। इसी रिलेशन को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़्यादातर हम ऐसे लिखा करते हैं इसको कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। दिस रिलेशन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कौन चीज़ क्या है बालक? डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड है, डेल्टा क्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और डब्ल्यू है वर्क डन बाय गैस। इसके साइन के बारे में ध्यान रखना बालक। अगर बाहर से, हम फिर से बना दे रहे साइन, कि अगर कोई सिस्टम है गैस का, अगर हम बाहर से हीट देंगे, डेल्टा क्यू सप्लाई होगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे बिकॉज ये एनर्जी को बढ़ाता है। और अगर इसमें से हीट निकल गया डेल्टा क्यू, तब हम लोग उसको निगेटिव लिखेंगे। ठीक बात है। एक बात, वर्क के बारे में क्या बात हुआ? एक्सपेंड्स, तो पॉजिटिव लिखेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट्स तो उसको हम नेगेटिव वर्क लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे आपको हम अच्छे से समझा दिए। हीट आने से बढ़ना इसलिए पॉजिटिव लिखते हैं, निकलने से एनर्जी का लॉस इसलिए माइनस डेल्टा क्यू लिखेंगे, और गैस पॉजिटिव वर्क करके अपनी एनर्जी घटाती है इसलिए जब एक्सपेंड करेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे वर्क, और जब घटेगा तो नेगेटिव लिखेंगे। हाँ, एक्सपेंड होने से एनर्जी का लॉस होता है इसलिए हम माइनस लिखा गया है। माइनस वर्क को नहीं लिखा गया वाला, एनर्जी को घटाया गया है। वर्क पॉजिटिव कब लिखो? जब भी फैलेगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, और कॉन्टैक्ट होगा तो नेगेटिव वर्क होगा। बट पॉजिटिव काम करने से एनर्जी का लॉस होता है, वो बात यहाँ लिखा है। ये एनर्जी का बैलेंस लिखा है। तो ये फॉर्मूला याद रखो बालक, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अब इसके आगे से हम लोग जो बात हुआ था, पहला प्रोसेस था आइसोबारिक प्रोसेस, स्टार्ट करेंगे। आज इतने ही रुकते हैं, अगले क्लास से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही, इसी का यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, थैंक यू।